वीडियो के अंतर्गत हमारे जो सिलेबस के अंतर्गत जो तीसरी जो यूनिट है प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत हमारी जो प्रमुख विचारधाराएं वो है जैसे उदारवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है और गांधीवाद। इन चार प्रमुख विचारधाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी जो पहली विचारधारा है वो है उदारवाद। तो आज हम यहाँ पर उदारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उदारवाद का क्या अर्थ है, उदारवाद का तात्पर्य है क्या। ठीक है, उदारवाद अंग्रेजी के जो वर्ड है लिबरलिज्म, उसका हिंदी पर्याय है। ठीक है, लिबरलिज्म का मतलब है उदारवाद, और जो लिबरलिज्म है वो हमारे लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। कौन से शब्द से? लिबर शब्द से, और जिसका अर्थ है स्वतंत्र। इसका अर्थ क्या है? स्वतंत्र या मुक्त। बताकर हम यहाँ पर इसको स्पष्ट करते हैं। उदारवाद एक हिंदी शब्द है, और इस उदारवाद का जो हिंदी अंग्रेजी जो पर्याय है, वर्ड है, वो है लिबरलिज्म, और इसका अर्थ होता है क्या? स्वतंत्र। और ये जो लिबरलिज्म है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, और इन सबका अर्थ क्या माना गया? स्वतंत्र या मुक्त माना गया है। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसमें क्या दिया गया? अत्यधिक बल दिया गया। उदारवादी जो विचारधारा उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया है, और यहाँ पर यह कहा गया है कि राज्य को सीमित, यानी राज्य को सीमित किया गया यहाँ पर, और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया। अतः ये कहा गया है कि राज्य को सीमित कार्य करने चाहिए, व्यक्ति के ऊपर कम से कम अंकुश लगाए जाने चाहिए। तो यह जो व्यवस्था थी वो किसके अंतर्गत थी? उदारवाद के अंतर्गत। अतः जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया गया, और राज्य की सीमितता पर उन्होंने क्या दिया? बल दिया। अतः राज्य क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए, राज्य के पास सीमित अधिकार होने चाहिए, और व्यक्तियों के पास अत्यधिक मात्रा में क्या होने चाहिए? अधिकार होने चाहिए। तो ये कौन कह रहा है? उदारवाद कहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते आगे इसमें हमारे उदारवाद की उत्पत्ति के क्या कारण रहे, फिर हम देखेंगे उदारवाद का विकास। तो पहले हम देखते हैं उदारवाद की उत्पत्ति के प्रमुख कारण। उदारवाद की उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण है वो थे, जैसे मध्यकालीन व्यवस्थाओं में राज्य और चर्च की व्यवस्थाओं के कारण आए निर्णय आंदोलनों द्वारा उदारवाद की क्या हुई? यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। यानी मध्यकालीन जो व्यवस्थाएं थी उसमें राज्य और चर्च की जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं में जैसे जैसे बदलाव आया, या उनमें जो प्रमुख आंदोलन हुए, और उन्हीं आंदोलनों की वजह से आज किसका विकास हुआ? उदारवाद का विकास हुआ। और इस उदारवाद के विकास के या इसकी जो उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण बताए गए, भाई इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, किन कारणों से हुई, तो उनके जो प्रमुख कारण थे वो ये थे। पहला था इसमें सामंतवाद का पतन, कि जैसे जैसे उदारवाद का उदय हुआ उसके तहत सामंतवाद का क्या होता गया? पतन होता गया। फिर है निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया, क्योंकि पहले आपको पता है कि जो शासन व्यवस्थाएं थी वो एक तरह से कैसी थी? तानाशाही थी, निरंकुश व्यवस्थाएं थी, और धीरे धीरे लोगों ने इस निरंकुश व्यवस्था के विरुद्ध क्या किया? प्रतिक्रिया किया, अर्थात आंदोलन किए, और उन्हीं आंदोलनों के स्वरूप उदारवाद का उदय हुआ। फिर उसके बाद में पुनर्जागरण आंदोलन, अर्थात पुनर्जागरण की स्थापना हुई, धर्म सुधार आंदोलन उत्पन्न हुए, और औद्योगिक क्रांति व पूंजीपति वर्ग का उदय होने की वजह से ही किसका विकास हुआ? उदारवाद का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उदारवाद का विकास। तो हमने उदारवाद की उत्पत्ति के बारे में देखा कि उदारवाद की उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण रहे वो कौन कौन से रहे। पहला कारण रहा था सामंतवाद की का पतन रहा, फिर दूसरा था निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रमुख प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, पुनर्जागरण आंदोलन उत्पन्न हुए, धर्म सुधार आंदोलन, और औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। ये प्रमुख हमारे उदारवाद की उत्पत्ति के क्या रहे? कारण रहे। अब है उदारवाद का विकास। उदारवाद का जो विकास है उसका पीछे प्रमुख कारण क्या रहा, अर्थात उदारवाद का विकास कैसे हुआ, और किन विद्वानों के द्वारा उदारवाद की विकास की जो गणनाएं वो की गई। तो पहले हम देखते हैं उदारवाद क्या है? सामंतवादी व्यवस्था। उदारवाद का विकास कब माना गया? कि सामंतवादी व्यवस्था के पतन के बाद।
तो यहाँ पे उदारवाद सामंतवादी व्यवस्था के पतन और यूरोप की दो महान क्रांतियां, यूरोप की दो यूरोपियन उस समय दो मध्यकालीन व्यवस्था के अंतर्गत यूरोप में दो महत्वपूर्ण क्रांतियां उत्पन्न हुई, और ये जो क्रांतियां उत्पन्न हुई थी वो उत्पन्न हुई थी कब 16वीं और 17वीं व 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम फिलहाल वर्तमान में 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं कि यूरोप में जो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो क्रांतियां उत्पन्न हुई और वो क्रांतियां थी वो कौन कौन सी थी। पहली क्रांति थी पुनर्जागरण का उदय और दूसरी क्रांति थी धर्म सुधार आंदोलनों की तेज। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन उत्पन्न हुए और पुनर्जागरण आंदोलन हुए, और इन्हीं क्रांतियों के फलस्वरूप कौन कौन सी क्रांतियां, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन, जो क्रांतियां उत्पन्न हुई इन क्रांतियों के फलस्वरूप इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। इंग्लैंड में किसकी शुरुआत हुई, औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, जिससे पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, और इन्हीं औद्योगिकरण की शुरुआत की वजह से ही एक वर्ग उत्पन्न हुआ यूरोप में, और वो वर्ग कौन सा था, पूंजीपति वर्ग। अब धीरे धीरे जो पूंजीपति वर्ग है उनके खिलाफ आंदोलन किए गए, और जैसे जैसे पूंजीपति वर्ग समाप्त हुआ उसके बाद में साम्यवादी व्यवस्था कायम हुई, और साम्यवादी व्यवस्था कायम होने के बाद में ही राज्य को सीमित अधिकार प्रदान किए गए, और राज्य को सीमित अधिकार मिलने के साथ साथ ही व्यक्ति के प्रमुख अधिकारों पर यहाँ पर क्या दिया गया, इसमें बल दिया गया था, व्यक्ति को प्रमुख स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान की गई। तो औद्योगिकरण की जैसे जैसे इंग्लैंड औद्योगिकरण की शुरुआत होती है तो उसके साथ साथ में पूंजीपति वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ, और इसी उदय के साथ साथ में अपने विकास की जो प्रथम चरण था इसका उदारवाद का, उसमें पूंजीपति वर्ग का पक्ष लिया, यानी उदारवाद में सबसे पहले जो पक्ष लिया वो किसका लिया, इसी पूंजीपति पक्ष का वर्ग का पक्ष लिया। जो हमने इनके बारे में जो राज्य की जो उत्पत्ति थी, राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में हमने 11th क्लास में भी पढ़ लिया है। परंतु फिर बाद में क्या हुआ कि इसी पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के लिए इनके खिलाफ जो आंदोलन किया गया, वो आंदोलन किनके द्वारा किया गया, मार्क्सवाद के द्वारा। अर्थात मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग का को दूर करने के लिए और संपूर्ण शासन व्यवस्था में अर्थात ऐसी व्यवस्था कायम करने की बात कही, साम्यवादी व्यवस्था कायम करने की बात कही। तो परंतु मार्क्सवादी एवं साम्यवादी विचारधारा ने के डर से यह गरीबों के हित की बात करने लगा। कौन, उदारवाद। यानी उदारवाद पहले सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति वर्ग की बात कर रहा था, और फिर बाद में जैसे जैसे मार्क्सवादी विचारधारा अर्थात साम्यवादी विचारधारा जब उत्पन्न हुई तो इन्होंने इन विचारधाराओं के डर से इन्होंने क्या किया, गरीबों की बात करने लगा। अर्थात वर्तमान में उदारवाद है वो किस अवधारणा का समर्थन करता है, लोक कल्याणकारी अवधारणा का समर्थन करता है। तो वर्तमान में उदारवाद लोक कल्याण की अवधारणा का प्रबल समर्थक बन चुका है, और प्रारंभिक समय में ये जो उदारवाद था इसका जो स्वरूप माना गया, यानी प्रारंभिक समय में उदारवाद का जो स्वरूप था वो कैसा माना गया था, नकारात्मक स्वरूप। और नकारात्मक का स्वरूप का मतलब होता है कि ये व्यक्ति के अधिकारों पर क्या देता है, प्रतिबंध लगाता था। ठीक है, जबकि व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। नकारात्मक व्यवस्था ये कहती है जबकि ये व्यक्ति को कम से कम अधिकार प्रदान करता था ये। ठीक है, फिर और इसी नकारात्मक जो उदारवाद है उसको चीर संबद्ध या फिर शास्त्रीय उदारवाद भी कहा जाता है। इसका जो प्रबल जो समर्थक है, इसका जो चीर संबद्ध या जिसको बोल सकते हैं नकारात्मक या फिर शास्त्रीय उदारवाद है, इसकी जो प्रमुख जो प्रवर्तक है वो है जॉन लॉक। कौन है, जॉन लॉक। और जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या दिया, इन्होंने बल दिया। इन्होंने क्या कहा, नकारात्मक जो स्वतंत्रता है और इसकी जो प्रमुख जो प्रवर्तक थे जॉन लॉक, उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अधिक से अधिक मात्रा में क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अर्थात व्यक्तिवादी विचारधारा में इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। फिर उसके बाद में राज्य में व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही, और राज्य व्यक्ति के किसी भी कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे। तो ये जो इसके जो समर्थक थे वो कौन थे, जॉन लॉक। और इसके अन्य और भी जो विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो थे इसके अंतर्गत जैसे जेरेमी बेंथम था। ठीक है, इसके साथ साथ में
जेम्स मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर था और एडम स्मिथ इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे। इसके शास्त्रीय या फिर चिरसम्मत या जिसको हम कह सकते हैं नकारात्मक उदारवाद के। तो यहाँ प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है कि नकारात्मक उदारवाद के जो प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, तो वो है जॉन लॉक। इसके साथ साथ में इसके अन्य जो प्रवर्तक है वो कौन कौन है, तो अन्य प्रवर्तकों में कौन कौन है, जेरेमी बेंथम है जिसको उपयुक्तवादी विचारधारा का प्रवर्तक भी माना जाता है, एडम स्मिथ है, जेम्स मिल जेएस मिल के पिता हैं ये, और हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये हमारे चिरसम्मत या शास्त्रीय या फिर हम बोल सकते हैं नकारात्मक उदारवाद के प्रमुख समर्थक रहे हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के बाद में 19वीं शताब्दी जैसे प्रारंभ होती है तो उसके साथ साथ में फिर सकारात्मक उदारवाद का स्वरूप अस्तित्व में आता है। और इसके जो प्रमुख 19वीं शताब्दी में जो उदारवाद की जो सकारात्मक स्वरूप है उसको जो प्रस्तुत करने वाले जो प्रमुख विद्वान है वो कौन है, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। और इसके जो अन्य जो प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वो भी कौन कौन, लास्की और आर्यन मैकाइवर और ऋषि, ये इसी के सकारात्मक उदारवाद है उसके प्रमुख समर्थक रहे। जो 19वीं शताब्दी के बाद में उदारवाद का सकारात्मक स्वरूप उसको क्या करते हैं, स्वरूप को प्रमुख आदान प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद में जो आपके नकारात्मक और सकारात्मक जो स्वरूप है उसके बाद में जो नकारात्मक स्वरूप के बाद में उदारवाद की जो प्रमुख जो क्रांतियां उत्पन्न हुई और इन विभिन्न क्रांतियों के बाद में ही यहाँ पर उदारवाद का क्या हुआ, विकास हुआ। तो ये जो विभिन्न प्रमुख जो क्रांतियां थी वो कौन कौन सी थी जिनके बाद उदारवाद का विकास हुआ, तो 3 महत्वपूर्ण प्रमुख क्रांतियां मानी गई, अर्थात यूरोप की तीनों महत्वपूर्ण क्रांतियों के बाद में ही क्या हुआ, उदारवाद का विकास हुआ। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्रांतियां थी जिसमें है आपके 1688 की इंग्लैंड की गोरखपुर क्रांति, और इन्होंने सबसे अधिक किस पर बल दिया, व्यक्तिवाद पर ही उन्होंने बल दिया। इनका मुख्य योगदान किस पर था, व्यक्तिवाद पर, ठीक है। फिर उसके बाद में 1776 की अमेरिकी क्रांति उत्पन्न हुई और इसी 1776 की अमेरिकी क्रांति के साथ साथ में इनका जो महत्वपूर्ण अधिकार था वो भी किस पर था, अधिकारों पर बल। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य कि यह भी व्यक्तिवाद पर ही क्या करता है, समर्थन किया है उन्होंने, व्यक्तिवाद पर भी उन्होंने बल दिया है। अर्थात व्यक्ति को अधिक से अधिक संख्या में क्या मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। तो ये किस क्रांति का प्रमुख कारण रहा, 1776 क्रांति का प्रमुख नारा भी रहा है। फिर उसके बाद में 1789 की फ्रांस की क्रांति, और 1789 की फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख योगदान रहा वो भी क्या रहा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता पर क्या दिया इन्होंने बल दिया। तो ये है हमारे उदारवाद के उत्पत्ति के प्रमुख कारण और उदारवाद के प्रमुख विकास, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम उदारवाद की प्रकृति और विशेषताएं, ठीक है। तो उदारवाद की प्रकृति और विशेषता क्या है, जिसके अंतर्गत प्रमुख पॉइंट दे रखे हैं, जैसे व्यक्ति के विवेक में विश्वास। उदारवाद की जो प्रमुख विशेषता है उसकी जो प्रमुख सिद्धांत रही, उसकी जो प्रकृति रही वो है, इसके अंतर्गत पहला है व्यक्ति के विवेक में विश्वास। उदारवादी इसे व्यक्ति के विवेक में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। इसका मानना है कि व्यक्ति क्या है, विवेकशील प्राणी होता है, और विवेकशील प्राणी होने के साथ साथ में उनका मानना है कि व्यक्तियों ने अपने विवेक द्वारा ही किसका, राज्य जैसी संस्थाओं का क्या किया है, उन्होंने निर्माण किया है। यानी राज्य जैसी संस्थाओं का जो निर्माण आता है, तो राज्य का जो निर्माण करने वाले हैं वो राज्यों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जा सकता है, व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति के पास क्या होता है, विवेक होता है, और विवेकशील प्राणी होने की वजह से राज्य का क्या हो सकता है, निर्माण किया जा सकता है। जैसे पशु होते हैं तो पशुओं के पास किसी प्रकार की कोई विवेक नहीं होता, इसलिए राज्य के निर्माण में पशुओं का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में राज्य उत्पत्ति के कारण पर सहमति। तो राज्य उत्पत्ति के कारण पर सहमति के अंतर्गत है कि किसी उदारवादियों का मानना है कि व्यक्तियों ने आपस में समझौते कर और अपने अधिकार, यानी व्यक्तियों ने, उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति का जो प्रमुख जो कारण रहा वो क्या, आपसी सहमति। उन्होंने कहा आपसी सहमति से ही क्या किया जा सकता है, राज्य का निर्माण किया गया है। अर्थात जिसके अंतर्गत कहा गया कि आपस में समझौते कर और अपने अधिकार राज्य को सौंपे हैं, अर्थात आपसी समझौते सहमति से ही राज्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जैसे हमने पिछले क्लास की जो बुक थी हमारी, जिसमें हमने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें हमारे हॉफ लॉ और रूसो का प्रमुख सामाजिक समझौता सिद्धांत भी हमने
पढ़ा था। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत यही था कि ये जो समझौते हुए हैं वो आपस में किनके द्वारा हुए, व्यक्तियों के द्वारा। तो व्यक्तियों के आपस में समझौते होने की वजह से किसका निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर उदारवादी यही मानते हैं कि आपसी समझौते के माध्यम से ही किसका निर्माण हुआ है, राज्य का निर्माण हुआ है। तो दूसरा पॉइंट यह था हमारा। तीसरा है व्यक्ति और राज्य का संबंध आपस में समझौते पर ही आधारित है, यानी राज्य और व्यक्तियों के बीच में संबंध होने की वजह से किसका निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ। तो इसमें देखिए इनका व्यक्ति और राज्य संबंध के समझौते पर आपको मानना है कि सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार राज्य को सौंप दिए, यानी संपूर्ण राज्य के संपूर्ण व्यक्तियों ने तो अपने अधिकार को किसको सौंप दिए, राज्य को सौंप दिए। जैसे हमने जो लोग के बारे में पढ़ा था कि जो लोग ने एक सीमित राज्य की बात कही थी, अर्थात एक कॉमनवेल्थ राज्य के बारे में कहा था, जबकि रूसो ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट राज्य की बात कही थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में उन्होंने एक क्या नाम है, सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ, जिसको हम कह सकते हैं रूसो के अनुसार जिसको कॉमनवेल्थ, ठीक है। और होब्स ने कहा था कॉमनवेल्थ के अनुसार, और उन्होंने बताया था सामान्य इच्छा या लोकप्रिय संपूर्णता के आधार पर उन्होंने क्या बताया था, रूसो ने राज्य का निर्माण बताया था। और लोग ने एक सीमित सत्ता के आधार पर या सीमित राज्य के आधार पर उन्होंने राज्य का निर्माण बताया। अर्थात उन्होंने जो लोग ने ट्रूथराइज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक में उनका सामाजिक समझौते का उल्लेख किया है, जबकि होब्स ने लेवाइथन नामक जो पुस्तक थी उसमें सामाजिक समझौते का निर्माण किया, जिसका उल्लेख किया गया। और इसी प्रकार से सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने, जिसको हम लोकप्रिय संपूर्णता के बारे में भी हम लोकप्रिय संपूर्णता भी कह सकते हैं, तो उसमें भी उन्होंने सामाजिक समझौते के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति और राज्य के संबंध समझौते पर ही आधारित होते हैं, और संपूर्ण व्यक्तियों ने अपने जो अधिकार थे वो किसको सौंप दिए, राज्य को सौंप दिए। और इसके प्रत्युत्तर में राज्य ने व्यक्तियों को क्या सौंपा, इसके प्रत्युत्तर में राज्यों ने राज्य ने व्यक्ति को क्या सौंपा, तो यहाँ पे है कि उन्होंने रक्षा और विकास आदि हेतु अपनी जवाबदेही निर्धारित की, कि जैसे जैसे व्यक्ति अपना अधिकार राज्य को सौंपते हैं तो राज्य उनके बदले में उनको क्या करेगा, उनकी रक्षा करेगा और उनका विकास करेगा। उनके विकास के लिए उनकी जो आवश्यकताएं होंगी वो आवश्यकताएं राज्य के द्वारा लोगों को प्राप्त होंगी। तो ये था। फिर है कानून सर्वोच्च। उदारवादियों का मानना है कि कानून क्या है, सर्वोच्च है। अर्थात लोगों ने कहा है कि देश का संविधान या कानून क्या होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए, और जो व्यक्ति इनका उल्लंघन करेगा तो वो किसका हकदार होगा, दंड का भागीदार होगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उदारवादियों का मानना है कि राज्य को एक ऐसा अधिकार प्रदान किया गया था, अधिकार दिया गया है जो राज्य उसकी क्या करेगा, उनके अधिकार, जो व्यक्ति उनके अधिकारों का पालन करता है या उनके अधिकारों को स्वीकार करता है तो राज्य सहज उनको क्या करेगा, उनके प्रति हमेशा जवाबदेही रहेगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि उदारवादियों का मानना है कि देश का संविधान या कानून सर्वोच्च है और इसका उल्लंघन न तो नागरिक कर सकते हैं और न ही इसका कौन कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं। यानी इसका उल्लंघन, जो कानून बनाया गया है उसका उल्लंघन ना तो राज्य करेगा और न ही कानून और क्या नाम है, नागरिक करेंगे। फिर है सीमित सरकार। अभी हमने बात की लोग के बारे में कि सीमित सरकार, तो सीमित सरकार के बारे में उदारवादी जो प्रमुख है हमारे जो लोग, उन्होंने उसके बारे में बताया था। उदारवादियों का मानना है कि कम से कम शासन करने वाली सरकारें क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि जो सरकार ज्यादा समय तक शासन करती है या लंबे समय तक शासन करती है तो वो निरंकुश बनने का खतरा रहता है। इसलिए जो लोग ने भी ये कहा था कि कम से कम शासन करने वाली सरकारें क्या होती है, अच्छी सरकार होती है। और इसका कहने का तात्पर्य है कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए और राज्य को कार्य क्या होना चाहिए, सीमित होनी चाहिए। यानी व्यक्ति को कम से कम शासन करना चाहिए और राज्य के कार्य क्या होने चाहिए, सीमित होने चाहिए। फिर स्वतंत्रता में विश्वास। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि राज्य को व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी स्वतंत्रता में उन्होंने विश्वास बताया कि स्वतंत्रता में विश्वास होना चाहिए और राज्य को व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और राज्य व्यक्तियों के कार्य हित के लिए ही क्या करें, कार्य करें। मेरे आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, यानी राज्य को आर्थिक क्षेत्र में भी लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जैसे उदारवादियों का कहना है कि बाजार व्यवस्था पर बल देता है और उनका कहना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
तो फिर है व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। अतः उदारवादियों ने व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का भी क्या होना चाहिए, पूर्ण अधिकार होना चाहिए। फिर है प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन, कि उदारवाद है वो प्राकृतिक अधिकारों का भी समर्थन करता है। उदारवादियों ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्वतंत्र और संपत्ति के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी भी वकालत करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? राज्य को करनी चाहिए। इसीलिए जो लोग ने कहा था कि व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार है उन सबका समर्थन किया जाना चाहिए और राज्य को उनके व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। और व्यक्ति के जो प्रमुख प्राकृतिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जिसको हम शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं LLP, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो हमने 11th क्लास में इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। लाइफ का मतलब जीवन, L का मतलब लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, P का मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति, कि लोगों के जीवन, स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार। ये क्या है? व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है और इनकी रक्षा भी किनको की जानी चाहिए? राज्य को की जानी चाहिए। तो ये हमारे उदारवाद के प्रमुख, हमने इसकी प्रकृति पढ़ी, इनके विकास पढ़ा, इनकी उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है, उनके बारे में अध्ययन किया, आज इनके अर्थ के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगामी वीडियो में उदारवाद के जो प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।